चलो आज हम लोग मैथ में जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है उसके बारे में बताने के लिए जा रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से मैथ में ख़ास करके। और अक्सर स्टूडेंट्स जो ये नहीं जानता है, इस कारण से मैथ उसके लिए टफ़ हो जाता है और वो आसान क्वेश्चन को छोड़ करके चला आता है, जबकि मैथ में अगर तुम सही बनाएगा तो पूरा नंबर आता है। इसलिए इसी चीज़ पे हम लोग फोकस करेंगे और आज की क्लास के द्वारा इसको टोटली सीख लेना है। तो सबसे पहले आता है मैथ में, यह है संख्या पद्धति। संख्या के बारे में, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। देखो आप लोग पढ़े हैं कि जैसे मान लो ये सीधी रेखा है, इसके बीच में जीरो और इधर सब प्लस वाला और इधर माइनस, तो +1 +2 +3 इसी तरह से अनंत तक, और इधर -1 -2 इसी तरह से इन्फिनाइट तक होता है। तो ये क्या है? ये संख्या है और ये तीन तरह का यहाँ पर नज़ारा, इसी को बोलते हैं पूर्णांक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर। तो पूर्णांक तीन प्रकार का होता है। एक धन पूर्णांक होता है, पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर, और तीसरा क्या होता है? जीरो इंटीजर होता है। ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो पहला सवाल आपसे बना कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन पूर्णांक? धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। कहेगा सबसे छोटा पूर्णांक संभव नहीं है, इसलिए कि अनंत तक जाएगा ना, और वो इन्फिनाइट अनंत तक। सबसे बड़ा पूर्णांक ये भी संभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है, अनंत। तो सबसे पहले आप लोग पढ़े हैं कि गिनती की संख्या क्या बोला गया? प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसको बोला गया प्राकृत संख्या। इसको n से निरूपित किया जाता है, और जब इसी में जीरो शामिल कर ले, 0 1 2 3, तो इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किससे निरूपित किया जाता है? W से, होल नंबर। और जब इसमें भी माइनस शामिल कर लेंगे तब वो क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक है 1 2 3, तो ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या, सॉरी प्राकृत संख्या। और जब जीरो भी शामिल कर लेंगे तब क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। और जब माइनस भी शामिल कर लेंगे तब क्या होगा? पूर्णांक होगा, अर्थात इंटीजर होगा। अब यहीं से सवाल बनेगा आपको ऑब्जेक्टिव, क्या सभी प्राकृत संख्या, ध्यान दीजिएगा, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं? तो हाँ, हो सकते हैं। इसलिए कि पूर्ण संख्या में क्या शामिल है? 1 2 3 ये भी शामिल है ना, तो ये तो प्राकृत संख्या है। अब सीधा सवाल होगा कि क्या 5 प्राकृत संख्या है? क्या 5 पूर्ण संख्या है? क्या 5 पूर्णांक है? बताइए, प्राकृत संख्या है? ऑलरेडी है, 1 2 3 4 5 ऐसे प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या में भी है और यह पूर्णांक भी है। तो कौन सा पूर्णांक है? धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब आप लोग एक पढ़े होंगे परिमेय संख्या ना, तो जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए, जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है, यानी कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 1 2 3 ये सभी, लेकिन Q किसके बराबर नहीं होगा? जीरो के बराबर, यानी नीचे जीरो नहीं होगा। अगर नीचे जीरो होगा तो वो आपको जो है प्राकृत संख्या नहीं होगा। तो ये जितना, देखो, जितने भी प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, और जितने भी पूर्णांक है, सभी सभी परिमेय संख्या। याद रखिए, सभी क्या है? क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन याद रखना है कि Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। हाँ, P 0 के बराबर जीरो हो सकता है, 0/2 परिमेय संख्या है, लेकिन 2/0 यह परिमेय संख्या है? तो नहीं, क्योंकि जीरो नीचे में लिख देने पर वह जो नंबर है अपरिभाषित हो जाता है ना, इसलिए वह क्या है? प्राकृत परिमेय संख्या नहीं है। और एक होता है अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर, और इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इसको बोला गया जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि जैसे हम लिखते हैं √25, इसका वर्गमूल तो आ जाएगा ना 5, लेकिन रूट यहाँ पर 26 लिख, इसका पूरा वर्गमूल आएगा? नहीं आएगा। यानी 5 दशमलव समथिंग इस तरह से कुछ नॉन रिपीटेड कर करके आते जाएगा, अनंत तक आते जाएगा, अगर उसको दशमलव व्यक्त करते हैं। तो इसलिए
यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी रूट के अंदर चाहे क्यूब में हो, घन में हो या वर्ग में हो, तो अगर उसका वर्गमूल निकल जाएगा तो वो क्या होगा, परिमेय होगा, या घनमूल या वर्गमूल निकल जाएगा परिमेय, नहीं निकलेगा तो क्या होगा, अपरिमेय हो गया। एक और चीज़ आपको बता देते हैं, वह है दशमलव निरूपण। अब जैसे मान लो यहाँ पर दे दिया 1.35, तो ये तो डिफिनिट हो गया। अब 1.35, 35, 35 इसी तरह से 1.6666 इसी तरह से 1.6723712134012376 कुछ से कुछ इस तरह से लिख दिया। तो ये देखो यहाँ पर आकर रुक गया दशमलव के बाद, तो भी यह परिमेय संख्या है। ये नहीं रुका, लेकिन इसका रिपीटेशन मालूम है, क्या है 3535 का, इसी को लिख सकते हैं 1.35 पर इस तरह से क्या रेकरिंग लिख सकते हैं ना। तो यह भी क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए 1.6666 इस तरह से 1.6 पर रेकरिंग दे सकते हैं ना, तो यह भी परिमेय संख्या। लेकिन इसमें आप किस पे रेकरिंग दोगे, इसमें तो कुछ से कुछ आ रहा है ना, रिपीटेशन में रिपीटेशन तो हो ही नहीं रहा है, 67230 इस तरह से कुछ कुछ आ रहा है, तो इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ बता दिए परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। अब एक होता है सम संख्या के बारे में पढ़े होंगे आप लोग, और विषम संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में पढ़े होंगे और भाज्य संख्या के बारे में पढ़े होंगे। तो सम संख्या सिंपली जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग पूर्ण रूप से लग जाए, और सम संख्या के अंतिम इकाई पर क्या रहता है, 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा, तो वो निश्चित रूप से क्या होगा, सम संख्या होगा। विषम में जस्ट इसके अपोजिट होता है, 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा। और अभाज्य संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हैं अभाज्य संख्या का? हाँ, जैसे 2, 3, 5, 7, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, 2 के अतिरिक्त और नहीं है। जैसे मान लो अगर आप 2 की बात करते, 2 किस किस पहाड़ा में आएगा, तो 2 जो है आएगा 1 में और 2 में, 1 का और 2 का में आएगा सिर्फ, फिर 3 किसी में, उसी तरह से 1 और 3 में आएगा। लेकिन 4 की बात करें तो 4 किस में आएगा, 1 में, 1 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में और 4, इसका 2 से अधिक न हो गया गुणनखंड, इसीलिए यह जो है अभाज्य संख्या नहीं है, बल्कि यह क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो बताइए क्या 15 जो है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हो सकता है? 15 अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या, ये बताइए। भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका 2 से अधिक गुणनखंड हो सकता है। तो किस किस में आएगा, 1 में, 3 में, 1 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में, 5 के पहाड़ा में और 15 के पहाड़ा में आएगा। ठीक ना, तो इसीलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ, यह विषम संख्या है। ये क्या है, ठीक है ना, तो ये याद रखिए, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या हो गया। और इन सभी संख्याओं को समुच्च जो होता है ना, सभी मिला के बोलते हैं वास्तविक संख्या। अभी जितनी भी संख्या के बारे में बताए आपको, वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर कहेगा। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी कौन कौन संख्या बताए, ध्यान दीजिएगा, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक हो, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, रियल नंबर, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से क्या क्या ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स बनेगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। सबसे छोटा विषम संख्या कौन सा है, 1। सबसे छोटा सम संख्या कौन सा है, 2 है। ठीक है, इसी तरह से कहेगा कि बताओ 2 के बारे में, अब इस तरह से क्वेश्चन है, 2 के बारे में कथन पर विचार करिए। 2 अभाज्य संख्या है, ए। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 के बारे में सम संख्या है। तो क्या ये तीनों कथन सही है, तीनों का तीनों सही है। 2 अभाज्य संख्या भी है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सम संख्या भी है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस फ्रेम किया जाता है। तो इसके बारे में संपूर्ण नॉलेज हो गया ना। कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा, कोई डाउट भी है? सभी संख्याओं के समुच्चय में वास्तविक संख्या रियल नंबर आता है। क्या √3, √4
और √5। इसमें बताओ कि इनमें इन तीनों में कौन परिमेय संख्या है? ये √4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 का तो वर्गमूल हो जाएगा ना 2, लेकिन इस सब का फिक्स नहीं होगा दशमलव के बाद, है ना। तो ये हो गया परिमेय संख्या और ये दोनों क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन ये सभी की सभी कौन सी संख्या होगी? वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक संख्या है। यहाँ पर देखिए किस तरह क्वेश्चन बनेगा। जैसे मान लीजिए हम लिखे यहाँ पर 10/2 और यहाँ लिखे 10/2। कहेगा कि इन दोनों में कौन से पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या तभी होगा जब वो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी पूर्ण अपने पूर्ण स्वरूप में होगा। तो ये 2 से कट जाएगा ना 5 बेर में, तो ये तो हो गया, लेकिन ये तो नहीं होगा ना। पूर्ण संख्या वो नहीं होगा, बल्कि ये हो जाएगा 10/2 हो जाएगा। पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, परिमेय भी है। ये परिमेय संख्या भी है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। हाँ, अलग अलग है 10, ये 3 अलग अलग है। तो इसके बारे में समझ गए ना। इस पर आपको जब टेस्ट लेंगे तो इस पर आपको क्वेश्चंस फ्रेम किया जाएगा। तो ये निश्चित रूप से ध्यान रखिए। और कोई भी सवाल अगर आप में हो कि इसमें कन्फ्यूजन है, ये गलत है, तो उस सवाल कीजिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब जो बताने जा रहे हैं, इस चीज़ को अगर आप सीखे हैं, पहले से सीखे हैं या फिर अभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी चीज़ को सीख करके आगे मैथ का क्वेश्चन आपको धीरे धीरे बन पाएगा, समझ पाओगे। और यह है आपको पूर्णांक के बारे में समझ। पहले पूर्णांक के बारे में समझ लीजिए। पूर्णांक कितने प्रकार के अभी बताए? कौन कौन पूर्णांक? धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पर -5 लिख दिए, यहाँ पर -2 रख दिए। यहाँ पर हमने 2 पूर्णांक को लिया और दोनों ही पूर्णांक एक ही प्रकार का है। किस प्रकार का पूर्णांक है? धन पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक? ये धन पूर्णांक है। माइनस लगाए तो क्या होगा? ऋण पूर्णांक है। तो अब कहेगा कि इन दोनों का जोड़ बताओ क्या होगा, इन दोनों का घटाव बताओ क्या होगा, इन दोनों का गुणा बताओ क्या होगा, इन दोनों का भाग बताओ क्या होगा, है ना। तो बताइए जोड़ कितना होगा? कोई बता सकते हैं तुरंत आंसर? -7 बोल रहा है। चलो एक और कोई बोलिएगा। -7 ही होगा कि +7 होगा? आपको ऑप्शन दे रहे, -7, -3 या +3। बताइए। अब 3 ऑप्शन दिए आपको। -7, चलो ठीक है, बाद में हम लोग इस पर कौन से आएंगे। घटाव बताइए कितना होगा? घटाव -3। और बताइए -3, +3, +7, -7। इसमें भी +7 ऑप्शन होगा, उसमें भी +7 ऑप्शन होगा। +7 भी आंसर आ सकता है उसका। चलिए इसमें बताओ। -7, ठीक है, एक आंसर आ रहा है -7। और कोई? चलिए अब इसमें गुना बताओ कितना होगा? +10 या -10 या 0। भाग बताओ, तो भाग 5/2 प्लस या -5/2। डायरेक्ट। भाग का मतलब क्या होता है? पहले को दूसरे से भाग देना। यहाँ पहले से सब, यहाँ से भी जो है ना कॉन्सेप्ट है कि पहले से दूसरे में ये करना है। प्लस करना है तो प्लस, माइनस करना है तो माइनस, भाग है तो बीच में जोड़ रखना पड़ेगा सर, तब तो सर पलट हो जाएगा। और ये वाला। हाँ चलो, अब सब यही सब कन्फ्यूजन होता है ना, इससे मैथ में प्रॉब्लम होता है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले देखो, पूर्णांक में जो है जोड़ जो होता है ना, तो इसको कॉन्सेप्ट पहले ये याद रखिए। धन पूर्णांक की बात करें चाहे ऋण पूर्णांक की बात करें, जब भी 2 समान पूर्णांक होगा, चाहे प्लस की बात करें या
तो वो आपस में ऐड हो जाता है और वो उसी चिन्ह को बरकरार रखता है। माइनस का चिन्ह है तो माइनस ही रहेगा, प्लस का साइन है तो किसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं? जोड़ के संदर्भ में। जैसे देखिए इस दोनों को अगर ऐड कर दें तो इसका मतलब हुआ कि 5 और 2 दोनों ऐड हो जाएगा तो 7 होगा, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे दिए। ठीक है। दूसरी बात, इसको सरल शब्दों में समझने के लिए 5 रुपया कर्जा माइनस वन है और 2 रुपया कर्जा, माइनस का अर्थ कर्जा है, तो कितना रुपया कर्जा? 7 रुपया कर्जा, तो कर्जा का साइन होगा ना माइनस। ठीक है। तो यही हुआ, दोनों का जोड़ का आंसर क्या होगा? -7 राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे घटाव चेक करना था, तो घटाव यहाँ 2 तरह से हो सकता है, या पहले में से दूसरे या दूसरे में से पहले। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए -5 में से घटाना था -2, तो -5। अब ये डबल साइन हो गया तो इसको एक साइन करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, यानी 2 में से 5 गया, अब क्या होगा? -3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 रुपया कर्जा है और 2 रुपया जमा हो रहा है, प्लस का मतलब जमा, तो कर्जा ही नहीं बचेगा। और गुना में तो 5 गुना 2 10, माइनस माइनस प्लस, प्लस को लिखिए या नहीं लिखिए, माइनस माइनस प्लस। यही इसका सामान्य तरीका है करने का। अब थोड़ा हम लोग डिटेल से जाते हैं। देखो 2 साइन आ जाए तो एक साइन करने का आप लोग पढ़ चुके हैं। माइनस माइनस क्या होता है? जब यहाँ पर 2 साइन एक साथ रहेगा तब, या प्लस प्लस, 2 साइन सेम हो तो प्लस ही होगा हमेशा। एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, क्या होगा? माइनस। प्लस और एक तरफ माइनस, क्या होगा? माइनस। बस इतना याद रखिए। अब यहाँ पर लिखते हैं जैसे 15 -10, या इसके पीछे क्या है? -10, और यहाँ पर क्या है? प्लस। क्या दोनों सेम होगा या अलग अलग आंसर होगा? बताइए आप लोग। अलग अलग होगा, एक ही होगा परंतु अलग होगा। चलिए आप लोग बोलिए। सेम ही आंसर होगा। ये दोनों जो लिखे है ना, आंसर सेम होगा या अलग अलग, या ये जो दोनों लिखा हुआ है सेम ही लिखा हुआ कि अलग अलग लिखा हुआ? सर ऊपर का आंसर बोले सर, आंसर हाँ बोलेंगे। चलो आंसर बोलो। आंसर बोलेंगे ऊपर का होगा सर मतलब +10, ऊपर का होगा प्लस -10 हाँ ना +5 होगा सर, +5 चलो उससे नहीं लिखा होगा। ठीक है। नीचे वाला का क्या बोल रहा है? 15 में से 10 गया, 5 हुआ। अब वही चीज़ है कि -10 यहाँ लिख दिया, +15 इधर कर दिए, सेम ही है ना। तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है, बस इसको पलट दिया। अब उसको क्या लगेगा कि यहाँ पर प्लस हो रहा है, 15 10 25 भी कर देता है, जबकि आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ कर्जा है ना, माइनस हो रहा है। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिए। ये तो सामान्य हो गया। अब इसी में मान लो डबल साइन कर देता, जैसे -3 माइनस -10 कर देता। तो अब यहाँ कॉन्सेप्ट लिखाए थे 2 साइन को क्या करना है? एक कर देना। तो -3 माइनस माइनस +10, तो कितना होगा? +7, क्योंकि 10 रुपया जमा में 3 रुपया कर्जा, या 3 रुपया कर्जा में 10 रुपया जमा हो रहा है, तो शेष बचेगा उसके पास, जमा ही बचेगा। ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होता है, कई संख्या एक ही साथ आएगा, 5 +7 -3 -10 +4 -6 -1। इसको किस तरह सॉल्व करते हैं? तो सामान्य है कि या तो प्लस को एक साथ जोड़ दो या माइनस को एक साथ ऐड कर दो, यानी कर्जा वाला को ऐड कर दो एक साथ, और जो जमा है उसको एक साथ ऐड कर दो, जोड़ दो। तो कौन कौन प्लस वाला है? इसके पीछे नहीं कुछ तो क्या होगा? प्लस 12 4 16 रुपया जमा हुआ, प्लस अब कर्जा वाला देखिए 3 10 13 6 19 1 20, तो कितना होगा? -4, यानी 4 रुपया कर्जा। या यही हो सकता है कि अगर आप पहले माइनस वाला को ऐड करते तो -20 पहले लिखते और तब फिर +16 यहाँ पर लिखते, तो भी आंसर क्या होता? -4 ही होता ना। तो इस तरह से आप इसको कर सकते थे। आज ये पहला क्लास था और ये बेसिक क्लास था।
अगर ये आप समझ गए तो समझिए आपका मैथ का जो आधा काम यहीं से शुरू होता है ख़त्म होने का। कोई प्रॉब्लम भी है इस पर? चलो इसको मिलाओ। पहला का आंसर क्या होगा? -10 होगा। दोनों सेम साइन है और ऐसे भी 3 रुपया कर्जा और 7 रुपया कर्जा, 10 रुपया कर्जा -10। फिर इसको बताइए 12 रुपया कर्जा में 5 रुपया जमा, कर्जा ही नहीं बचेगा, -7। इसका क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इसका बताइए -16, इसका -12, इसमें -10, इसमें बताइए -35, इसमें -10, इसमें +5, क्योंकि 30 रुपया कर्जा और 35 रुपया जमा हो रहा है तो 5 रुपया उसके पास जमा ही बचेगा, यानी प्लस होगा। ये बताइए प्लस की माइनस? प्लस। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि 25 तो लिख दिया लेकिन वो सोचेगा कि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, प्लस माइनस, ये गलत हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट किस में होता है? जब 2 साइन होता है तब, या गुना हो या भाग हो तब ऐसा करते हैं। ठीक है, सबका सब सही हुआ ना? बहुत अच्छा।